एवर्टन को मिलती है 10 पॉइंट डिडक्शन की सजा, नॉटिंघम फॉरेस्ट के भी 4 पॉइंट डिडक्ट की जाती हैं और मैनचेस्टर सिटी के ऊपर तो पूरा का पूरा केस चल रहा है। पैसा फुटबॉल में आज एक बहुत बड़ी रियलिटी है जिसको कोई एस्केप नहीं कर सकता है और मनी हैज बिकम इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट इन फुटबॉल। बिलियन डॉलर क्लब्स, मैसिव ट्रांसफर्स, रिकॉर्ड ब्रेकिंग वेजेस, लेकिन फिर भी कुछ क्लब मुसीबत में कैसे पड़ जाते हैं जहां फाइनेंसेस की बात आ जाती है। और इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं 3 लेटर्स PSR यानी कि प्रॉफिट एंड सस्टेनेबिलिटी रूल्स। आज के वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि PSR क्या है, कैसे काम करता है, क्यों कुछ क्लब्स के फेवर में ये रूल्स काम करते हैं और कुछ क्लब्स के अगेंस्ट। और इस वीडियो में हम टिपिकली प्रीमियर लीग की ज्यादा बात करेंगे क्योंकि PSR वहीं पे अप्लाई होता है। UEFA की भी थोड़ी बात आएगी, UEFA के FFP की, बट वो एक डिफरेंट टॉपिक है। तो बात करना शुरू करते हैं सबसे पहले प्रीमियर लीग की। 2015-16 सीजन में पहली बार PSR इंट्रोड्यूस किया गया और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है 105 मिलियन पाउंड्स। अगर PSR को बहुत सिंपल सी भाषा में बताया जाए तो PSR का मतलब होता है कि कोई भी क्लब 3 साल के पीरियड में 105 मिलियन पाउंड से ज्यादा का लॉस नहीं कर सकता। इसमें से भी सिर्फ 15 मिलियन पाउंड अलाउड है बिना किसी ओनर के हेल्प के। बाकी 90 मिलियन का लॉस अगर होता है तो वो ओनर इक्विटी से कवर करना पड़ेगा। पर कुछ पार्ट्स हैं जिनका खर्चा काउंट नहीं किया जाता है, जैसे कि यूथ एकेडमी, विमेन्स फुटबॉल, स्टेडियम कंस्ट्रक्शंस, कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स, इन सब के खर्चों को PSR में काउंट नहीं किया जाता है। अगर इस चीज का मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दूं तो अगर कोई क्लब अपने ट्रेनिंग ग्राउंड में पैसा खर्च कर रहा है, ट्रेनिंग ग्राउंड को डेवलप करने में पैसा खर्च कर रहा है तो वो अलाउड है। लेकिन अगर वो ट्रांसफर मार्केट में एक बहुत ज्यादा बड़ी डील करता है तो वो PSR के लिए एक रेड फ्लैग हो सकता है। अब बात करते हैं कि PSR काम कैसे करता है, हाउ दिस पर्टिकुलर थिंग वर्क्स। PSR के पीछे के प्रिंसिपल को अगर हम समझने की कोशिश करें, आखिर ये चीज इंट्रोड्यूस क्यों हुई, तो हमने देखा था पहले जब प्रीमियर लीग फॉर्म हुआ था या फिर इनिशियल ईयर्स में कुछ क्लब्स थे जिन्होंने अपने अर्निंग से ज्यादा स्पेंडिंग कर दी, या पैसे बोरो करके या ओनर के थ्रू इन्फ्लक्स करके, और फिर वो क्लब्स फाइनेंशियली स्टेबल नहीं रह पाते थे। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल था अर्ली 2000s में लीड्स यूनाइटेड, और वो क्लब बहुत बुरी तरह से कोलैप्स हुआ था, यहाँ तक कि उनको लीग 1 में जाना पड़ा था, जहां से वो वापस मेहनत करके अब अगली बार वापस प्रीमियर लीग में आएंगे। लेकिन जो उनकी पुरानी ग्लोरी थी उसको पाने के लिए वो आज तक तरस रहे हैं। प्रीमियर लीग के लिए और प्रीमियर लीग में खेलने वाले क्लब्स के लिए दिस इज नॉट गुड न्यूज, और इसलिए प्रीमियर लीग चाहता है इस चीज को जल्दी से जल्दी रोका जाए, जल्दी से जल्दी अरेस्ट किया जाए, और इसलिए प्रॉफिट एंड सस्टेनेबिलिटी रूल्स को लागू किया जाता है। अगर इसके पीछे के प्रिंसिपल को हम समझने की कोशिश करें, इसका बहुत सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे का प्रिंसिपल है वो बहुत सिंपल है। वो ये है कि आप खर्च उतना ही करो जितना आप कमा रहे हो, स्पेंड विद इन योर मीन्स। और अब हम बात करते हैं एक फुटबॉल क्लब के रेवेन्यू की। तो एक फुटबॉल क्लब का रेवेन्यू यानी कि जो वो पैसे कमाते हैं वो कैसे कमाते हैं, उसके मेन कंपोनेंट्स हैं मैच डे टिकट्स, हॉस्पिटैलिटी इंक्लूडेड, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स और कमर्शियल स्पॉन्सरशिप्स और मर्चेंडाइज। और वहीं जहां पे कॉस्ट की बात की जाए तो प्लेयर्स की सैलरी, ट्रांसफर फीस, एजेंट कमीशंस, क्लब का ऑपरेशनल कॉस्ट यानी कि आप जो सैलरीज दे रहे हैं, आपके क्लब को चलाने में जो खाने पीने में खर्च होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी का खर्च है, ये सारा कुछ कॉस्ट के अंडर आता है। अब इस कॉस्ट को ऑफसेट करने के तरीके यानी कि इसके इंपैक्ट को थोड़ा कम करने के तरीके काफी हैं, और उसमें से बहुत एक फेमस तरीका जो आपने सुना होगा उसका नाम है एमोर्टाइजेशन। एमोर्टाइजेशन का कॉन्सेप्ट वैसे तो सबको पता है, लेकिन बहुत एक रियल लाइफ एग्जांपल से दिया जाए। मान लीजिए किसी क्लब ने एक प्लेयर के लिए 88 मिलियन की फीस दी है, 88 मिलियन पाउंड्स की फीस दी है, लेकिन उस प्लेयर का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 8 साल का है। तो ईयरली इंपैक्ट जो कॉस्ट होगा वो एक साल में 88 मिलियन नहीं होगा, वो 8 साल में हर साल 11 मिलियन होगा। ये एमोर्टाइजेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट है और उसको यूज किया जाता है कॉस्ट को ऑफसेट करने के लिए। अब बात करते हैं कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स की जहां पे PSR के रूल्स ब्रीच हुए, यानी कि 105 मिलियन पाउंड से ज्यादा का लॉस हुआ कुछ क्लब्स को ओवर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स, और उसके नतीजे क्या निकले। सबसे पहले हम बात करेंगे एवर्टन की। 2023 में एवर्टन को 10 पॉइंट का डिडक्शन लगा था। PSR के अकॉर्डिंग उन्होंने ज्यादा लॉस किया, स्टेडियम कॉस्ट जस्टिफाई किया, लेकिन प्लेयर्स के वेजेस काफी ज्यादा थे और उनके काफी रिक्रूटमेंट्स यानी कि ट्रांसफर्स ऐसे थे
जो ज्यादा काम नहीं किया और उसकी वजह से उनको उतना रेवेन्यू नहीं आया जितना उन्होंने एंटिसिपेट किया था, और उसकी वजह से उनको 10 पॉइंट का डिडक्शन झेलना पड़ा, जो कि एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन हो सकती थी एवर्टन के लिए। हालांकि एवर्टन ने यहाँ पे तो रेलीगेशन अवॉइड कर लिया, लेकिन ये बहुत डेंजरस सिचुएशन हो सकती थी, क्योंकि अगर आप प्रीमियर लीग से रेलीगेट होकर चैंपियनशिप में चले जाते हो तो आपका पूरा रेवेन्यू मैसिव हिट लेता है, क्योंकि आपको टीवी राइट्स के उतने पैसे नहीं मिलेंगे, आपका मैच डे रेवेन्यू कम हो जाएगा, आपके एग्जिस्टिंग प्लेयर्स छोड़ के जाना चाहेंगे। तो पीएसआर काफी स्ट्रिक्ट रूल है और क्लब्स कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह से उनके पीएसआर के रूल्स ब्रीच ना हो। यहाँ पे अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें तो नॉटिंघम फॉरेस्ट का एग्जाम्पल बहुत बड़ा है। उन्होंने एक विंडो में 20 से ऊपर प्लेयर्स साइन किए थे, लेकिन उनका जो रेवेन्यू था वो कोई खास नहीं था। जहां तक प्लेयर सेल्स की बात की जाए, वो उन्होंने सिर्फ एक ही किया था, ब्रेंडन जॉनसन को उन्होंने भेजा था टॉटनहम हॉटस्पर को। नॉटिंघम फॉरेस्ट ने भी पीएसआर को ब्रीच किया और यहाँ पे उनको 4 पॉइंट की पेनल्टी लगी थी। लेकिन अगर हम पीएसआर के सबसे हाई प्रोफाइल ब्रीच की बात करें तो प्रीमियर लीग में वो है मैनचेस्टर सिटी। मैनचेस्टर सिटी के ऊपर डिफरेंट एलिगेशंस हैं, नंबर ऑफ एलिगेशंस हैं, उसकी हिस्ट्री में हम ज्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि वो एक डिफरेंट टॉपिक है, एक अलग कॉन्वर्सेशन है। लेकिन एक एलिगेशन मैनचेस्टर सिटी के ऊपर ये जरूर है कि उन्होंने आर्टिफिशियली रेवेन्यू अपना इन्फ्लेट किया है स्पॉन्सरशिप मनी के थ्रू, जो उनके ओनर्स ही पंप इन करते थे, और वहां से एक एलिगेशन है उनके ऊपर। ये केस ऑफ कोर्स अभी तक चल रहा है, तो एज अ क्लब ऑफ कोर्स आप चाहते हो कि आप पीएसआर ब्रीच ना करो, क्योंकि इट बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर यू। और अब हम बात करते हैं पीएसआर के क्रिटिसिज्म और कंट्रोवर्सीज की। अब सुनने में तो ये कॉन्सेप्ट बहुत आइडियलिस्टिक, बहुत सही लगता है कि फेयर प्ले आ गया, डिसिप्लिन आ गया, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ गई, लेकिन ग्राउंड रियलिटी की जहां तक बात की जाए तो इसके इम्प्लीमेंटेशन पे काफी सवाल उठ रहे हैं। और यहाँ पे मैं कोई कैजुअल क्रिटिसिज्म की बात नहीं कर रहा हूँ जो आपको सोशल मीडिया पे देखने को मिलता है। बहुत सीरियस क्रिटिसिज्म है बोर्ड्स की तरफ से, जर्नलिस्ट की तरफ से और स्पोर्ट्स लॉयर्स की तरफ से भी। इसके इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर काफी सीरियस सवाल उठाए जाते हैं और ये क्रिटिसिज्म किन पॉइंट्स पे किया जाता है इसके ऊपर थोड़ी सी बात हम करते हैं। और सबसे पहला इसका क्रिटिसिज्म है जो आपको टिपिकली सो कॉल्ड छोटे क्लब्स की तरफ से आते हुए दिखता है, वो ये है कि बड़े क्लब्स के पास तो लीगल मसल है, हमारे पास नहीं। फॉर एग्जांपल मैनचेस्टर सिटी के ऊपर जब चार्जेस लगे थे तो उनके पास इतनी बड़ी लीगल टीम थी खुद को डिफेंड करने के लिए, और वो बैटल कितना भी लंबा जाए उनके पास रिसोर्सेज थे उस लड़ाई को लड़ने के लिए और उसको सस्टेन करने के लिए, फाइनेंशियली, टाइम के साथ, हर तरीके से। लेकिन वहीं पे हम बात करें अगर एवर्टन की या नॉटिंघम फॉरेस्ट की, उनके लिए रेलीगेशन एक रियल पॉसिबिलिटी बन जाती है पीएसआर के थ्रेट के साथ। और जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्ट में बताया कि अगर एक प्रीमियर लीग क्लब रेलीगेट होकर चैंपियनशिप में चला जाता है तो उनका रेवेन्यू बहुत ही कम हो जाता है, एक तरह से डेथ सेंटेंस होता है वो किसी क्लब के लिए। ऑल इन ऑल सब इसका क्रिटिसिज्म जो आता है वो सबसे ज्यादा ये है कि आपने रूल तो बना दिया और उसको इम्प्लीमेंट तो कर दिया, लेकिन कुछ क्लब्स जिनके पास फाइनेंशियल पावर ज्यादा है वो सिस्टम से लड़ सकते हैं कंपेयर टू स्मॉलर क्लब्स जिनके पास वो पावर नहीं है। और सिस्टम जो है आपका वो क्विक एक्शन करता है सो कॉल्ड छोटी टीम्स पे, लेकिन बड़ी टीम्स पे आप ज्यादा एक्शन करते नहीं हो या कर नहीं पाते। एक इसका दूसरा क्रिटिसिज्म है वो है अराउंड आप किस तरह से रेवेन्यू को डिफाइन करते हो, आप किस तरह से रेवेन्यू के सोर्सेस को डिफाइन करते हो, और ये क्रिटिसिज्म भी सो कॉल्ड छोटे क्लब्स की तरफ से आता है। इसके एक्सप्लेनेशन की बात की जाए तो अगर आप अपने किसी एकेडमी ग्रेजुएट को बेच देते हो, अगर कोई क्लब ऐसा करता है तो वो प्योर प्रॉफिट में काउंट होता है। अगर इसको रियल लाइफ एग्जांपल से लिया जाए तो चलो चेल्सी की बात करते हैं। अब जैसे चेल्सी ने मिखालो मुद्रिक, एंजो, काइसेडो, इन सब के ऊपर काफी पैसा खर्चा किया, लेकिन उस कॉस्ट को उन्होंने ऑफसेट कर दिया कैसे, चलोबा, गैलेगर जैसे अपने एकेडमी ग्रेजुएट्स को बेच के, जो प्योर प्रॉफिट में काउंट हो गए। इसको अगर हम एक और एग्जांपल के तौर पे समझे तो चेल्सी ने जब मेसन माउंट को बेचा तो वो प्योर प्रॉफिट के तौर पे काउंट हो गया, लेकिन एवर्टन ने जब रिचार्लिसन को बेचा तो एमोर्टाइज लॉस्ट ऑफसेट हुआ, यानी कि उनको जो रेवेन्यू आया वो उनको एमोर्टाइज करके मिला, तो उसकी वजह से उनको प्योरली वो पूरे पैसे एक साथ नहीं मिले। तो मिड टेबल और न्यूली प्रमोटेड क्लब्स की तरफ से इस पर्टिकुलर चीज का क्रिटिसिज्म ये है कि आप तो अपने एकेडमी ग्रेजुएट्स को ज्यादा पैसे में बेच देते हो क्योंकि आप ज्यादा बड़े क्लब हो, आपकी हाइप ज्यादा है, तो आपको ज्यादा पैसा मिल सकता है। हमारे पास उतने मार्केटेबल स्टार्स नहीं है, तो हमको रेवेन्यू चाहे हमारा प्लेयर कितना भी अच्छा हो उतना नहीं मिलेगा, तो प्योर प्रॉफिट भी जो हम लाएं वो कम है। इसका तीसरा जो क्रिटिसिज्म है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के अराउंड। तो पीएसआर के रूल्स के अंडर, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया, तो अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट जो होता है वो पीएसआर के कॉस्ट में काउंट नहीं होता है।
तो अगर आप अपनी ट्रेनिंग फैसिलिटीज को इंप्रूव कर रहे हो, नया स्टेडियम बना रहे हो, तो वो अलाउड है। लेकिन अगर आप वो पैसा खर्च करते हो प्लेयर वेजेस में या प्लेयर ट्रांसफर्स में, तो वो पीएसआर के लिए रेड फ्लैग हो जाता है। इसको भी हम कुछ एग्जांपल से बात करते हैं। तो जैसे लिवरपूल ने अपने स्टेडियम की कैपेसिटी इंक्रीज की, वहां पे खर्चा हुआ, लेकिन वो पीएसआर के अंडर काउंट नहीं होता है एज अ कॉस्ट। टॉटनहम ने नया स्टेडियम बनाया जिसकी कॉस्ट थी 1.2 बिलियन पाउंड्स, लेकिन वो पीएसआर के अंडर नहीं आता है। सिमिलरली एवर्टन ने भी अपना नया स्टेडियम बनाया ब्रैमली मूर, जो कि पीएसआर में कॉस्ट में काउंट नहीं होता है। लेकिन वहीं पे नॉटिंघम फॉरेस्ट ने जब 20 प्लेयर खरीदे थे, तो वो पीएसआर के लिए एक रेड फ्लैग था और वो पीएसआर ब्रीच में काउंट हो गया। अगेन एक मिड टेबल या फिर न्यूली प्रमोटेड क्लब्स का कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो कॉस्ट होता है वो इतना ज्यादा होता है और उसका जो इफेक्ट होता है वो इतनी देर से आता है, इसलिए सिर्फ बड़े क्लब्स ये कर पाते हैं, हम नहीं कर सकते। ये अलाउड होना चाहिए कि आप प्लेयर में खर्च करो या वेजेस में खर्चा करो जिसमें आपको इमीडिएट इंप्रूवमेंट हो और आपको रेवेन्यू बूस्ट करने का मौका मिले। तो ये तीसरा क्रिटिसिज्म है जो पीएसआर का किया जाता है। एक और पीएसआर का क्रिटिसिज्म आता है कि उनके प्रोसेस और टाइमलाइन पे कोई क्लैरिटी नहीं है। तो एवर्टन का जब ब्रीच होता है तो उनको विद इन अ फ्यू मंथ्स उनको पनिशमेंट दे दी जाती है विद नॉटिंघम फॉरेस्ट। लेकिन अगर आप दूसरे क्लब्स की बात करो जहां पे ये केस कितने सालों से चल रहा है, वो ट्रॉफीज पे ट्रॉफीज जीते जा रहे हैं, लेकिन उनको अभी तक कोई भी वर्डिक्ट आउट नहीं है। ये जो चीज है ये मेरा क्रिटिसिज्म नहीं है, ये क्लब्स की तरफ से आता है कि आपके पीएसआर का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो पूरे तरीके से फेयर नहीं है। और पीएसआर के एक और क्रिटिसिज्म की बात की जाए तो वो है शॉर्ट टर्म पनिशमेंट, लॉन्ग टर्म डैमेज। तो अगर आप रेलीगेशन जोन में और आपको सीजन के बीच में पॉइंट डिडक्शन मिलता है तो क्लब के लिए सिर्फ स्पोर्टिंग लॉस नहीं होता है। अगर क्लब रेलीगेट हो जाता है तो वहां से ब्रॉडकास्टिंग मनी चली जाती है, प्लेयर्स छोड़ के चले जाते हैं और फैंस को लाइफ टाइम ट्रॉमा मिलता है। और इसका एक एग्जांपल था 2020 में विगन एथलेटिक, जिनको पॉइंट डिडक्शन मिला था फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज की वजह से और आज तक वो क्लब उभर नहीं पाया है। अगर इसके बेस की बात की जाए, इस पर्टिकुलर क्रिटिसिज्म के बेस की बात की जाए, तो इन क्लब्स का मानना ऐसा है कि फाइनेंशियल रूल्स होने चाहिए लेकिन बैलेंस भी जरूरी है। हर क्लब का इकोसिस्टम, हर क्लब के इकोसिस्टम के प्रेशर्स अलग अलग होते हैं, तो ये अनफेयर है। तो पीएसआर के ऊपर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पीएसआर सच में एक फेयर सिस्टम है या फिर सिर्फ एक फाइनेंशियली एलीट क्लब्स को प्रोटेक्ट करने वाला सिस्टम और छोटे क्लब्स को पनिश करने वाला सिस्टम है। आप क्या सोचते हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और यहाँ पे थोड़ा जरूरी है कि हम यूएफए के एफएफपी को भी समझने की कोशिश करें। तो अगर शॉर्ट में मैं बात करूं तो यूएफए का एफएफपी यानी कि फाइनेंशियल फेयर प्ले रूल्स 2011 में आए थे और इसका एक सिंपल आइडिया था कि जितना आप कमा रहे हो उससे ज्यादा आप खर्च मत करो। यानी कि आप मान लो कि किसी क्लब का रेवेन्यू था 500 मिलियन ईयरली, तो क्लब्स को यूएफए को प्रूव करना पड़ता था कि वो ब्रेक इवन हो रहे हैं। यहाँ पे भी अलाउड लॉसेस की एक लिमिट थी 30 मिलियन यूरोज ओवर 3 इयर्स, यानी कि 3 साल के टाइम में 30 मिलियन यूरोज से ज्यादा लॉस नहीं आप दिखा सकते थे। लेकिन यहाँ पे अगर ओनर इसको कवर करता था तो थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन क्लब्स को मिलता था। एफएफपी का मेन मकसद था कि क्लब्स का डेट कंट्रोल में रहे, फाइनेंशियल डोपिंग नहीं हो और क्लब्स फाइनेंशियली सिक्योर रहे। हालांकि यूएफए अब अपने पुराने फाइनेंशियल फेयर प्ले रूल्स में कुछ चेंजेस करने की कोशिश कर रहे हैं और वहां पे अब इसकी जगह पे आ रहे हैं स्क्वाड कॉस्ट रूल्स। जैसे कि मान लीजिए कि आपके क्लब का रेवेन्यू साल का 1 बिलियन है, तो यूएफए ऐसा कहती है कि आप इसका सिर्फ 70% खर्च कर सकते हो अपने प्लेयर्स ट्रांसफर्स पे, वेजेस पे, एजेंट फीस पे। 2023 में ये लिमिट 90% थी, 2024 में ये लिमिट को 80% किया गया और 2025 में इस लिमिट को शायद 70% करने की बात चल रही है। अब इसका एक क्रिटिसिज्म ये भी है कि अब अगर आप 70% एक एब्सोल्यूट परसेंटेज बोलते हो तो एक फाइनेंशियली बड़े क्लब का 70% एक दूसरे छोटे क्लब के 70% से सिग्निफिकेंटली ज्यादा होगा। अगर इसको मैं एग्जांपल के तौर पे समझाऊं तो एक रियल मैड्रिड का 70% विल बी सिग्निफिकेंटली हायर देन एस्टन विला का 70%, जबकि दोनों यूएफए के अंडर आते हैं और दोनों ने चैंपियंस लीग लेट्स से खेली है। प्रीमियर लीग में भी इसको अडेप्ट करने की बात चल रही है, जहां पे इसको और भी स्ट्रिक्ट करने की कोशिश की जा रही है। अब जहां तक कंक्लूजन की बात की जाए तो पीएसआर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाना, फेयर कंपटीशन बनाना और क्लब्स को सिक्योर रखना बहुत ज्यादा डेट से, जिससे वो कोलैप्स कर जाएं, जिसके एग्जांपल्स हमने कई बार देखे हैं। लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन में अकॉर्डिंग टू अ लॉट ऑफ क्लब्स बहुत सारे फ्लॉज हैं और ये बात यहाँ पे करना जरूरी है कि जो क्रिटिसिज्म है वो सिर्फ सो कॉल्ड फाइनेंशियली स्मॉलर क्लब से नहीं आ रहा है। मैनचेस्टर सिटी भी
प्रीमियर लीग से एक केस लड़ रही है। मैनचेस्टर सिटी के लॉयर्स का कहना ऐसा है और मैनचेस्टर सिटी का पॉइंट ये है कि आप अगर इस चीज को अनफेयर बोल रहे हो तो हम अपने क्लब में मनी कैसे पंप इन करें। आप तो ऑलरेडी टॉप 6 काफी यहाँ पे सिक्योर हैं, तो आप हमको अलाउ कैसे करोगे उनके साथ compete करने के लिए, जो कि उनकी जगह पे एक फेयर पॉइंट है। वो एक फेयर डिस्कशन रख रहे हैं और PSR प्रीमियर लीग की तरफ से कहीं से भी परफेक्ट नहीं है। मैनचेस्टर सिटी ने काफी वैलिड पॉइंट्स बोले हैं। स्पॉन्सरशिप के अराउंड काफी ज्यादा डिस्कशन है। अगर कोई कंपनी कोई चीज को एक वैल्यू करती है एक स्पॉन्सरशिप के सर्टेन अमाउंट पे, तो उसको आप कैसे बोल सकते हो कि ये गलत है। PSR यानी कि प्रॉफिट एंड सस्टेनेबिलिटी रूल्स कैसे अप्लाई होते हैं, क्या उसके मैकेनिक्स होते हैं, यूएफए का FFP यानी फाइनेंशियल फेयर प्ले वो कैसे अप्लाई होता है, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर ये एक छोटा सा डिस्कशन था। आप हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको इन रूल्स के बारे में क्या लगता है। व्हाट डू यू थिंक, क्या ये रूल्स फेयर हैं या फाइनेंशियली छोटे क्लब्स को इसकी वजह से स्क्वीज किया जा रहा है या फिर बड़े क्लब्स को भी इसकी वजह से दिक्कत हो रही है। लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी ऑफ सीजन चल रहा है दोस्तों, तो कंटेंट हम बनाते रहेंगे। देयर इज गोइंग टू बी रेगुलर वीडियोस यहाँ पे इस तरह के और भी और तरह के। तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन आपको क्या लगता है। बाकी आपसे जल्दी मिलेंगे। मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग टू अस और वो बेल आइकन को जरूर हिट कर देना। तब तक के लिए टेक केयर एंड वी विल सी यू।